Hello students, I'm again back with another lecture, and in today's lecture we will continue with mitochondria, the powerhouse of the cell. Along with mitochondria, we will also see an account of another cell organelle which is seen in plant cells and euglenoids, that is plastid. Mitochondria and plastids, these two, they fall under semi-autonomous cell organelle. तो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल के नीचे दो सेल ऑर्गेनेल आ जाते हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है प्लास्टिड्स, मोर स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट. ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स को अगर देखा जाए तो इनके पास खुद की जेनेटिक मटेरियल है, खुद की जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए है, एंड दैट डीएनए इज सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड. दैट डीएनए इज सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड. सिर्फ यही नहीं, इनके खुद के पास राइबोसोम्स भी है, इनके खुद के पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, एंड दोज राइबोसोम्स दे हैव अ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ 70s, and along with their own ribosome they also have the ability of fission. इसका मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया दो चार और न्यू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म कर सकते हैं. तो they have their own DNA, they have their own ribosome, they have the ability to fission, ability of fission. तो ये सब कैरेक्टर सुन के ना किसी का याद आ रहा है. All these characters that I have written over here, it matches to that of a bacteria. It matches with that of a prokaryote. क्योंकि बच्चे मेरे प्रोकैरियोटिक सेल लेक्चर में आप लोग देखिएगा कि उसमें हमने बताया है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास सिंगल सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, उनके खुद के पास अपनी 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, एंड बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फिशन. ऑल दीज कैरेक्टर्स, इट इज एग्जैक्टली मैचिंग टू दैट ऑफ अ बैक्टीरिया. And you will be surprised to know that mitochondria, once upon a time, it was a bacteria. Chloroplast, it was also a bacteria. Mitochondria एक ज़माने में पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया थे, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया थे, और ये क्लोरोप्लास्ट एक ज़माने में सायानोबैक्टीरिया हुआ करता था. Now these organisms, they have entered into the eukaryotic cell and they are no more organism, they are organelle now. इसका मतलब ये organelles organism से आया है. Initially they were bacteria, but now they have been captured by our eukaryotic cell and they are treated as organelle. तो सोचो, इनको अपने मकसद पूरा करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बदले में इनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है. तो दैट मीन्स वी आर जस्ट टेकिंग बेनिफिट ऑफ देम. इनको हमारे स्लेव की तरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं. तो दीज आर सेड स्लेव ऑर्गेनेल. माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइम पे अपनी आइडेंटिटी रखा था, प्लास्टिड का एक आइडेंटिटी था, लेकिन नाउ नो मोर. दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी. दैट आइडेंटिटी हैज़ बीन लॉस्ट एंड दीज आर नाउ एक्टिंग एज ऑर्गेनेल्स. दे आर नॉट ऑर्गेनिजम्स एनीमोर. अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स है, उनके खुद के पास अपनी डीएनए है, खुद के पास अपनी राइबोसोम है, खुद अपने से रीजेनरेट कर सकता है अपने जैसे स्ट्रक्चर्स को. और यही सब वजह से देखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड
अपने डीएनए, अपने राइबोसोम के मदद से कुछ प्रोटीन्स अपना बना सकते हैं जो उसकी फंक्शनिंग के लिए चाहिए। जैसे मान लो उनके फंक्शनिंग के लिए 100% प्रोटीन चाहिए, उसमें 60% प्रोटीन वो खुद बना लेते हैं और 40% प्रोटीन के लिए उसको न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। That means this organelle can manufacture its own protein which is required for its functioning, and for certain proteins it depends upon the nucleus for them. तो आधे से भी ज़्यादा काम खुद का खुद कर रहा है, बट कुछ काम के लिए किसी और के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अगर पूरा काम खुद किया होता ना अपना, then we would have said it as autonomous, independent. लेकिन आधे से भी ज़्यादा काम खुद का करके कुछ काम के लिए उसको किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। इसका मतलब वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। इट हैज़ टू डिपेंड अपॉन न्यूक्लियस फॉर समथिंग, इसीलिए वो आधा इंडिपेंडेंट है। आधा यानी सेमी, इंडिपेंडेंट यानी ऑटोनोमस, इसीलिए इन ऑर्गेनल्स को हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो लेट्स क्विकली राइट इट डाउन व्हाई दीज ऑर्गेनल्स दे आर टेकन टू बी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। Now, mitochondria and plastids, they can synthesize their own proteins using DNA and ribosomes, but it also depends upon nucleus for certain proteins. Hence, it is half independent, half indicates semi, independent yani autonomous. That is the reason why we are referring it as semi-autonomous cell organelle. So we understood here why they are called semi-autonomous, and we understood that mitochondria, chloroplast, once upon a time it was a bacteria, but now it has entered into our eukaryotic cell and they are no more organism, they are organelles now. अब हम लोग सेपरेटली क्या करेंगे, एक एक ऑर्गेनेल को डील करेंगे, जिसमें से द फर्स्ट टू डील विथ इज माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is called power house of cell. Mitochondria is called powerhouse of cell. Why it is given such a statement? We will soon discuss that in our due course of the lecture. But first we have to see what all characteristics mitochondria holds. Remember, mitochondria is a plural term. The singular term is mitochondrion. Mitochondrion singular है, और ये जो mitochondria हम लोग लिखे हैं that is a plural term. In the first line of NCERT, if you see students, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया का ना खुद का कोई कलर नहीं होती है. तो अगर तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देखनी है तो यू हैव टू स्टेन इट, यू हैव टू पुट कलर टू इट, अदरवाइज इट इज़ नॉट विजिबल. तो इसी वजह से अनलेस इट इज स्पेसिफिकली स्टेन्ड, इट इज़ नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करते हैं. इट इज स्टेन्ड यूजिंग Janus green. It is stained using
जेनस ग्रीन। तो जेनस ग्रीन स्टेन हम लोग यूज़ करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए। दूसरी चीज़ याद रखना, ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने क्या क्या शेप्स में अवेलेबल है। शेप्स याद रखना, इट कैन बी सॉसेज लाइक, जो कि सबसे कॉमन है, और इट कुड बी cylindrical in shape as well. तो it could be sausage shape or it can be cylindrical in shapes as well. इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखना, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्सपेक्टेड इन द सेल। दिस नंबर इज नॉट फिक्स्ड। हाँ बच्चे, नंबर इज नॉट फिक्स्ड। It absolutely depends upon the physiological activity of the cell. जिस सेल को ज़्यादा काम करना होगा उस सेल को ज़्यादा पावर चाहिए, जो सेल कम काम करता है उसको कम पावर चाहिए। तो you have to remember, it depends upon physiological activity of cell. So the more work, the more power is required and more number of mitochondria is expected to be present in that cell. Shapes, number of mitochondria के बाद एक और चीज़ याद रखना, the dimensions which are given related to mitochondria. Shortly हम लोग उसकी डायग्राम बनाएंगे, बट जो डायमेंशंस एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, लेंथ, डायमीटर, दोनों हमें याद रखनी होगी। डायमीटर दिया हुआ है 0.221 माइक्रोमीटर, 0.221, और इस 0.221 में 0.5 एवरेज डायमीटर है, एवरेज डायमीटर है। और लेंथ दिए हुए हैं, लेंथ दिए हुए हैं 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। जब भी कहीं तुम्हें डायमेंशंस दिखेगा ना स्टूडेंट्स, हमेशा उन डायमेंशंस को अच्छे से याद रखना। बहुत जगह पे डायमेंशन दिए हुए हैं, जहाँ पे दिए हुए हैं बुक में वो तुम्हें याद रखनी होगी, जहाँ पे नहीं दिए हुए हैं अपने से पता नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट। जैसे डायमेंशंस देखना प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम में दिया हुआ है, जैसे डायमेंशन गोल्गी अपैरेटस की सिस्टर्नी में दी हुई है, वैसे डायमेंशंस माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिए हुए हैं। एंड द डायमेंशन इज ऑलरेडी सेड 0.221 एंड 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। डायमेंशंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो नेक्स्ट थिंग हमें याद रखनी होगी वो है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। याद रखने बच्चे, अभी तक हम लोग जितने सेल ऑर्गेनेल्स डिस्क्राइब किए थे ना यूकैरियोट्स में, सब के सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थे। But mitochondria, it is double membrane bound. It is double membrane bound. अब ये डबल मेम्ब्रेन रहते कैसे हैं उसकी हम लोग एक स्ट्रक्चरल आउट व्यू बनाएंगे। लेट्स क्विकली चेक हाउ दीज टू मेम्ब्रेन्स दे मेंटेन देयर फॉर्म। This is how the structure of the mitochondria looks like. This is how the structure of the mitochondria looks like. ये exactly देखना एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम हम लोग डिटेल में देखें तो लेट्स मार्क दिस दैट आई हैव ड्रॉन रिप्रेजेंट्स आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस दैट आई हैव ड्रॉन रिप्रेजेंट्स इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और एनसीईआरटी ने साफ लिखा है कि आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल है देन इनर मेम्ब्रेन।
लेकिन ये वाला लाइन तुम अगर माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे खोजोगे ना इन एनसीईआरटी, यू विल नॉट गेट इट ओवर देयर, यू विल गेट इट रिटन अंडर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में देखना, तुम अगर नेक्स्ट पेज को टर्न करोगे एनसीईआरटी में तो उधर लिखा है एक लाइन, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया chloroplast has two membrane where outer membrane is more permeable, inner membrane is selectively permeable। ये लाइन लिखा हुआ है। like mitochondria का मतलब mitochondria also holds that character and we have to take that into consideration। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये जो दो मेम्ब्रेन्स है, ये दोनों मेम्ब्रेन आइडेंटिकल नहीं है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हमें देखना होगा एनसीईआरटी में क्या क्या वाइटल पॉइंट्स क्लियर्ड है जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन से डील किए हैं। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। और आउटर मेम्ब्रेन इतना ज्यादा परमिएबल क्यों है? because it contains a special type of carrier protein which carry substances often। सोचो substances को अगर carry करके अंदर जाने दे रहा है, that means it is providing more permission, it is providing more permeability। तो as it contains porins, तो as because porins are present over there, it is more permeable, inner membrane less permeable है, या inner membrane selective चीज़ों को जाने देता है, तो it is selectively permeable। एक और स्टेटमेंट तुम्हें याद रखना होगा, तुम अगर डायग्राम पे फिर से वापस जाओगी, यू विल बी एबल टू सी। देखो मैंने जब आउटर मेम्ब्रेन को ड्रॉ किया है, मैंने उसको कंटिन्यूअसली ड्रॉ किया, कोई हिंड्रेंसेस नहीं है, कोई फोल्डिंग्स नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस। इसीलिए यू हैव टू रिमेंबर outer membrane forms a continuous limiting boundary, continuous line, continuous wall। वो कोई segregation, कोई ऐसा disturbances create नहीं करता है। तो outer membrane, another character noted down, that it forms a continuous, it forms a continuous limiting बाउंड्री। तो आउटर मेम्ब्रेन इज फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, बट जो इनर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तुम देख सकते हो इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है, और इन इनफोल्डिंग्स को यू विल रेफर इट एज क्रिस्टी। इन इनफोल्डिंग्स को यू विल रेफर इट एज क्रिस्टी। तो इनर मेम्ब्रेन shows infoldings called cristae। तो आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, लेकिन इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स दिखाए हैं, जिन इनफोल्डिंग्स को हम लोग रेफर करेंगे एज क्रिस्टी। एक और स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन हो जाने के कारण ये जो अंदर की स्पेस है, जिसको तुम ल्यूमेन कह रहे हो, अंदर की स्पेस को, अंदर की ल्यूमेन को ये दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है। ये एक कंपार्टमेंट है और ये दूसरा कंपार्टमेंट है। एक बार और दिखा रही हूँ, ये एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है। दिस इज वन कंपार्टमेंट, दिस इज अनदर कंपार्टमेंट। तो ये दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स क्या क्या है बच्चे, मार्क करो। दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि बेसिकली गैप है बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो इनर कंपार्टमेंट है इसको हम लोग रेफर करेंगे एज मैट्रिक्स, और ये जो इनर कंपार्टमेंट है इसको हम लोग रेफर करेंगे एज मैट्रिक्स। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट बुक हैज गिवन, सो नोट इट डाउन। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन
divides lumen into two distinct compartments. टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स. एनसीईआरटी ने कंपार्टमेंट्स का नाम नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, प्लीज मेंशन कर लो. आउटर कंपार्टमेंट, नोट डाउन द नेम, इट्स कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एंड इनर कंपार्टमेंट which is called mitochondrial matrix. So it is dividing the space into these two distinct compartments, outer and at the same time inner compartment. और हम लोग देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स दिखाए हैं जिसको हम लोग क्रिस्टी कह रहे हैं. आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, एंड द रीजन अगेंस्ट दैट आई ऑलरेडी हैव शेयर्ड. अब देख लेते हैं ये जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, बेसिकली ये मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है. लेट्स क्विकली चेक दैट. अगर इस मैट्रिक्स में देखोगे तो इस मैट्रिक्स के अंदर तुम्हें सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखेगा. वो तो दिखना ही है क्योंकि वो तो एक ज़माने में बैक्टीरिया हुआ करता था ना, मैंने इसी लेक्चर के एकदम शुरू में बताए हैं. तो दिस इज अ सिंगल सर्क्यूलर डीएनए. इसी के साथ साथ इनके खुद के पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम, और इनके साथ भर कर एंजाइम्स प्रेजेंट है, और एंजाइम्स के साथ साथ एक दो आरएनए भी प्रेजेंट है. तो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स? दैट अगेन इज देयर इन एनसीईआरटी. यू हैव टू रिमेंबर दैट मैट्रिक्स contains single circular double stranded DNA, few RNA, एंजाइम्स. ये एंजाइम्स बेसिकली क्या है आएंगे हम लोग शॉर्टली उसमें, और साथ ही साथ याद रखना along with that it contains 70S ribosomes. And you have to remember along with all these things, माइटोकॉन्ड्रिया की कंटेंट माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग को डिसाइड करते हैं. We know mitochondria is called the power distributor, the powerhouse, but why it is known as the powerhouse? वो भी देख लेते हैं. पता है माइटोकॉन्ड्रिया, एनसीईआरटी सेज दैट माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्स एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्स एरोबिक रेस्पिरेशन. और जब रेस्पिरेशन के तुम लोग लेक्चर को गो थ्रू करोगे, जो एक सेपरेट चैप्टर है, देखना ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने मेंशन किया है कि ये 3 प्रोसेसेस इंक्लूड करते हैं, और ये तीनों प्रोसेसेस पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं. दे आर क्रेब्स साइकिल, ETS और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड ऑक्सीडेटिव phosphorylation. तो aerobic respiration it is divided into 3 parts. Krebs cycle, ETS and oxidative phosphorylation. पता है Krebs cycle होता है मैट्रिक्स में, ETS होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन पे, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होते हैं क्रिस्टी में. क्रिस्टी के ऊपर कुछ बटन शेप्ड स्ट्रक्चर्स है जिनको हम लोग ऑक्सीजोम्स कहते हैं. एक्चुअली उसी के पास होते हैं, उसी के अंदर होते हैं, और ये सभी प्रोसेसेस मिला के हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है.
दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया इतने सारे प्रोसेस क्यों कर पाते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में उन प्रोसेसेस को करने के लिए respective enzymes are present, and that is the reason why a statement is there in the book that outer membrane and inner membrane, outer membrane and inner membrane has its own specific enzymes. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के पास अपना अपना एंजाइम्स होती है, इसीलिए तो जो प्रोसेस मैट्रिक्स में होगा वो प्रोसेस इनर मेम्ब्रेन पे नहीं होगी, एंड द प्रोसेस विच विल ऑकर इन द इनर मेम्ब्रेन इज नॉट एक्सपेक्टेड इन द मैट्रिक्स टू हैपन, क्योंकि एवरी साइड हैज अ सेपरेट एंजाइम एंड विच इज असाइंड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस. Now we will see that why mitochondria is called the power distributor. माइटोकॉन्ड्रिया की एक बार क्रिस्टी में वापस जाते हैं. अगर क्रिस्टी में वापस जाओगे तो इनके ऊपर ना ऐसे कुछ बटन्स प्रेजेंट है. इन बटन्स को हम लोग ऑक्सीजोम्स कहते हैं, जिसको मैं मैक्रोस्कोपिकली सेपरेट बना रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. इमेजिन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑक्सीजोम. दिस इज हाउ एन ऑक्सीजोम लुक लाइक. अगर एक ऑक्सीजोम को देखा जाए तो ये उसकी हेड है, हेड पीस है. ये उसका स्टॉक है और ये उसकी बेस है. सो दिस इज ऑक्सीजोम. इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इट्स कॉल्ड F1 पार्टिकल. जो हेड पीस है इसका दूसरा नाम है F1 और जो स्टॉक एंड बेस है इसको कहा जाता है F0. इसीलिए इसका दूसरा नाम F0 F1 पार्टिकल भी वी कैन से दैट. तो दिस इज ऑक्सीजोम, दिस इज हाउ ऑक्सीजोम लुक लाइक. और याद रखना F का मतलब क्या है, ये सब मैं रेस्पिरेशन चैप्टर में कवर किया हूँ. F एक्चुअली इट इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवरर, फर्नांडो मोरल पार्टिकल दीज आर. तो F0 is the stock and the base and F1 is the head piece. Head piece, stock and base, इस पूरे स्ट्रक्चर को तुम ऑक्सीजोम के नाम से बोलते हो. एंड लेट मी टेल यू, ये जो इसकी हेड पीस वाला पार्ट है ना, इसमें एक एंजाइम बैठा हुआ है जिस एंजाइम का नाम है ATP सिंथेज. ATP सिंथेज एंजाइम बैठे हुए हैं और ये एंजाइम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिएक्ट करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना, ATP बनाना. और कोई भी प्रोसेस में अगर एनर्जी लगेगा ना तो वो प्रोसेस में ये ATP इन्वेस्ट करेंगे और ATP खर्चा करेंगे. और किसी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज होगा तो हम लोग ATP प्रोड्यूस करेंगे. याद रखना, एनर्जी हम लोग खर्चा, एनर्जी हम लोग इन्वेस्ट, एनर्जी हम लोग कभी भी प्रोड्यूस, इनकम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियरली कह देते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड. तो यू हैव टू रिमेंबर, हम लोग बनाते हैं, हम लोग खर्चा करते हैं क्या? ATP. खर्चा करना, कमाना पैसों के साथ रिलेटेड है और पैसों को कहा जाता है करेंसी. इसी वजह से ATP के अंदर एनर्जी की वैल्यू होती है. और सेल में जब भी तुम्हें एनर्जी की नीड होगा या एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, इट इज ATP विच विल हैव द वैल्यू ऑफ एनर्जी. It is ATP which have the value of energy, and that is the reason why ATP is called the energy currency of cell. और यही ATP ये ऑक्सीजोम प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट है. That means ATP production happens in the oxysome. Oxysomes are present on the cristae and cristae is a part of mitochondria. And ATP provides power. ATP provides energy. That means
माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोड्यूसिंग द पावर। और पता है माइटोकॉन्ड्रिया ये एटीपी प्रोड्यूस करके सेल के हर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि सेल के कोई भी पार्ट अगर कोई भी एनर्जी इन्वेस्टिंग या एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस कर रहे हैं, एटीपी कैन बी इन्वॉल्व्ड इन दैट। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग इट to be the powerhouse of the cell। तो इस लेक्चर में हम लोग देखे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल के बारे में। हम लोग ये भी जाने कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड असल में एक बैक्टीरिया थे एक ज़माने में, जो कि अभी ऑर्गेनेल की तरह काम कर रहा है। फिर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की डायमेंशन, शेप्स, नंबर के बारे में एक अकाउंट देखे। फिर हम लोग स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इस लेक्चर में कवर किए along with the functions at last। And lastly we saw that why mitochondria is called the power distributor or the powerhouse of the cell। इस लेक्चर को इधर ही ख़त्म करेंगे। अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक और सेमी ऑटोनॉमस सेल के बारे में, हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में देखेंगे, दैट इज प्लास्टिड्स। दैट्स ऑल।